Good morning, friends. My name is Vikas Kumar, and I am the faculty of Adhyanda Effort Coaching Center. इस पैंडेमिक में ये जो कोचिंग है, अभी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जितने भी आपके सेमेस्टर हैं, अभी करंट में आपका सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर की बैचेज जो है वो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से स्टार्ट है। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग जो ब्रांच है, फोर्थ सेम का जो डबल ई या बोल लीजिए ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो ब्रांच है, उसका एक पेपर के बारे में कुछ बेसिक फंडामेंटल जो है वो डिस्कस करेंगे। एंड दैट पेपर इज एक्चुअली नेटवर्क थ्योरी। लेकिन इससे पहले कुछ चीजों को जान लेते हैं। जो आप लोग सबको से मालूम है कि सेकेंड एंड फोर्थ जो सेमेस्टर है उसे बच्चों का ऐसा रहता है कि उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन प्रमोट करना कहीं से कहीं तक आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए सही नहीं है, क्योंकि प्रमोट कर देने से आप सब्जेक्ट को, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं सब्जेक्ट के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, अल्टीमेटली ये बड़े उन्हीं के ऊपर आने वाला है। लाइक अगर आप बात करो इस नेटवर्क थ्योरी पेपर का, तो इसका जो रिलेवेंस है, जो इसका रूट है, वो थर्ड सेमेस्टर का बेसिक इलेक्ट्रिकल पेपर से जुड़ा हुआ है। अब बेसिक इलेक्ट्रिकल पेपर में अगर आपका मान के चलिए केसीएल क्लियर नहीं है, केवीएल क्लियर नहीं है, आपका नॉर्टन्स थ्योरम क्लियर नहीं है, मैग्नेटिक सर्किट का कॉन्सेप्ट वीक है, तो आपको इस पेपर में तो दिक्कत होगा सो होगा ही। साथ ही साथ आपको फोर्थ सेमेस्टर में मशीन जो है उसमें प्रॉब्लम आएगा, उसके आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाइएगा। पावर सिस्टम में प्रॉब्लम आएगा, आगे चल के आपको और भी जो पेपर है कंट्रोल सिस्टम वगैरह आपको पढ़ना रहेगा, उसमें प्रॉब्लम आएगा। आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो था थर्ड सेमेस्टर में, वो अगर आपका फंडामेंटल वहाँ अगर क्लियर नहीं है तो आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में दिक्कत आएगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉब्लम आएगा, आगे चल के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉब्लम आएगा, इवन बहुत जगह पावर सिस्टम में भी आपको प्रॉब्लम आएगा चीज़ों को समझने में। अगर आप मैथ्स जो है वो सही से नहीं रीड किए, स्टडी नहीं किए उसको सही से, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है मैथमेटिक्स के, बहुत सारे खासतौर से लैप्लास वगैरह, डिफरेंशियल कैलकुलस वगैरह का अगर आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर नहीं है, then you will have to face the problem in lots of subject like network theory। ये इसमें एक पूरा सब चैप्टर ही है जो लैप्लास पे डिपेंडेंट है, तो आपको वो प्रॉब्लम कर जाएगा। यहाँ आपको उसके न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, समझ में दिक्कत हो जाएगा। इन अ सिमिलर वे आपको मशीन में भी प्रॉब्लम होगा, इन अ सिमिलर वे आपको पावर सिस्टम में प्रॉब्लम होगा, आपको डिफरेंशियल कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट अगर वहाँ क्लियर नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर, तो आपको काफी प्रॉब्लम फंसेगा। नॉट इवन इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इन द सेम वे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में प्रॉब्लम जाएगा, मैकेनिकल ब्रांच में प्रॉब्लम जाएगा, सिविल में प्रॉब्लम जाएगा। यानी ये जितने भी आपके ब्रांचेज हैं, ये सब के सब ब्रांचेस कहीं ना कहीं आप अगर देखिएगा आपका फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, इस तरह से ये रिलेवेंटली जुड़ा हुआ है। आपका अगर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट प्रॉपर नहीं है तो आपको आने वाले टाइम में जो आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़े होंगे वहाँ प्रॉब्लम फंसेगा, फैक्टर समझ नहीं आएगा, आपको अलजेब्रा समझ नहीं आएगा, तो दिक्कत है। तो प्रमोट कर देने से अगर आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हमको प्रमोट कर दिया जाएगा, मेरे पास मार्क्स आ जाएगा, तो आप प्रमोट करने के लिए ही सिर्फ पास कर रहे हो, बस आपका कोई और उद्देश्य नहीं है। आप सब्जेक्ट को जानना नहीं चाह रहे हो, आप आगे चल के कंपटीशन फेस जब करोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कंपटीशन में जाओगे तो वहाँ 6 to 7 मंथ के अंदर पूरा सिलेबस कवर अप करना रहता है। अब वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर ऐसे नहीं पढ़ाया जा सकता, किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया जा सकता। भले कोई भी इंस्टीट्यूट ये बोले कि हम कितना भी बेसिक्स से लेके चलते हैं, आज हम आपको कितना बेसिक्स लेके बोले, लेकिन अगर आपको ABCD की प्रॉब्लम है, आप प्रॉपर सेंटेंस नहीं बना पा रहे, तो अब आप लॉन्ग आंसर नहीं लिख पाओगे। तो किसी बंदा को अल्फाबेट भी समझ नहीं आ रहा है कि A क्या है, B क्या है, तो कोई टीचर जो है उसको अल्फाबेट सिखाएगा ना, अब उसको ABCD ना सिखाना शुरू करेगा क्लास 9 में, 10th में, तो उसको
एक लेवल से ही बताया जा सकता है। बहुत ज्यादा नीचे उतर के बहुत ज्यादा बेसिक्स में जाकर पढ़ाने से क्या है, जो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स होता है, जो लेंथ ऑफ द कोर्स होता है, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा नहीं होगा। तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत जो जानकारी है वो आपको डिप्लोमा में होना चाहिए। इससे आपका बीटेक में हेल्प होगा। बीटेक अगर आपका सही रहेगा तो आपको एमटेक में आगे चल के हेल्प होगा। सिर्फ बीटेक एमटेक ही, अगर आप डिप्लोमा के बेसिस पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है अगर आपका, या सिविल है या मैकेनिकल है या इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में आपको जॉब रखे हुए हैं, ठीक है। एनटीपीसी है, रेल है, सेल है, एसएससी जेई है। इसके अलावा आपको स्टेट जो एग्जाम होते हैं उनके जो एग्जाम होते हैं, जेपीएससी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम निकलता है, तो लॉट्स ऑफ पेपर्स आर देयर, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर, और सब में आपको इन्हीं डिप्लोमा के बेसिक जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं और आप उसकी तैयारी करते हो आफ्टर डिप्लोमा, और आप उसमें 7 मंथ 8 मंथ 1 ईयर देते हो। लेकिन वो जो आप 7 8 या 1 ईयर दे रहे हो उसमें कोई भी कोचिंग आपका बहुत ज्यादा नीचे से आपको नहीं पढ़ा सकता है। उसका एक लेवल रहेगा कि वहां से एटलीस्ट वो चीजों को उठाएगा, तभी जाकर वो आपको 6-7 मंथ में खत्म कर पाएगा। वैसे कोई भी टीचर चाहता है कि बेसिक्स बिल्कुल क्लियर कर दे, लेकिन एक टीचर को भी अपना एक लिमिटेशन है कि वो 6 मंथ का बेसिक इलेक्ट्रिकल या 5 मंथ का जो बेसिक इलेक्ट्रिकल का पेपर है और नेटवर्क का 5 मंथ का, तो 10 मंथ का ये दोनों पेपर मिला के आपको एसएससी जेईई में नेटवर्क थ्योरी बनता है, ये कंप्लीट। इससे आपको 40-45 मार्क्स के आसपास का क्वेश्चन रहता है। 40 to 45 के बीच में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और नेटवर्क थ्योरी अगर मिला लीजिएगा तो 100 में से आपको एसएससी जेईई में आपको अप्रॉक्सीमेट 40 से 45 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो क्वेश्चन है तो इसको अब कराना है तो बहुत ज्यादा टीचर के पास भी उसका लिमिटेशन है कि कितना वो नीचे से पढ़ाना शुरू करेगा, तो बहुत ज्यादा नीचे से नहीं शुरू कर सकता है। बहुत ज्यादा टाइम देगा तो 10 मंथ्स लग जाएगा उसको सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिकल और नेटवर्क थ्योरी को कंप्लीटली कवर अप करने में। तो फिर बेचारा बाकी का पेपर कब पढ़ाएगा, मशीन कब देखेगा, पावर सिस्टम कब देखेगा, और सभी पेपर में इसी तरह का रोल आपका फेस करेगा। इसलिए जो बात है वो बात ये है कि अगर आपको प्रमोट कर दिया जा रहा है, ठीक है, और आप सिर्फ इस बेसिस पे पढ़ाई नहीं कर रहे हो कि हाँ आपको प्रमोट कर दिया जा रहा है इसलिए हमको पढ़ने का क्या जरूरत है, तो कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हो, खेल भी रहे हो, पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हो। तो ये एक सजेशन है, आप जहां भी आपको जो भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जहां भी आपको इच्छा हो रही है, ठीक है, अध्ययन द एफर्ट का एक छोटा सा प्रयास है कि ऑनलाइन माध्यम से हम लोग ज्यादा बच्चों को जो उनके डिप्लोमा के जो कोर्सेज है उनको सही तरीके से उनका सिलेबस जो है वो कवर अप कर दिया जाए। तो इसके रिगार्डिंग अगर आप देखिएगा तो लगभग जितने भी ब्रांच है, आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इन सभी के सभी ब्रांचेस के जितने भी पेपर है 2nd में, 4th में और आपका 6th में, ये स्टार्ट है। आपको नेटवर्क थ्योरी का फ्रेश बैच जो है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, नेटवर्क थ्योरी का फ्रेश बैच जो है वो 27 मई से शुरू हो रहा है। 27 मई 2021 ये स्टार्टिंग डेट है। इस तारीख से आपको नेटवर्क थ्योरी का जो क्लासेस है वो बैच जो है वो शुरू हो रहा है। ऑलरेडी आपका इलेक्ट्रिकल मशीन जो 1 है वो ऑलरेडी रनिंग में है, ठीक है। आपका अभी जो है 2nd पेपर नेटवर्क थ्योरी वो शुरू हो रहा है, तो बैचेज ऑलरेडी रनिंग में है। 6 सेमेस्टर का 2 पेपर शुरू हो चुका है, 2nd सेमेस्टर का पेपर शुरू हो चुका है, तो 2nd का तो सारे लगभग शुरू हो चुके हैं। तो आपको जो भी बैच है, बैच बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि आपको जो है बैच जो है आपको 2nd सेमेस्टर का बैच शुरू हुआ है तो आप उसके लिए या फ्रेश बैच के लिए आप इस जो ये जो दिया गया नंबर है कांटेक्ट करने के लिए 6207254711, ठीक है। यहाँ पर आपको मिस्टर रवि कुमार बर्मन जी से बात हो जाएगी। सर का जो नाम है मिस्टर रवि कुमार बर्मन, ठीक है। तो ये सर से आपको बात हो जाएगी। ये सर जो है आपको कैसे कोर्स में इन्वॉल्व होना है, ऑनलाइन के माध्यम से कोचिंग का अपना ऐप है, आप उस ऐप को इंस्टॉल करके प्ले स्टोर से आप उसमें क्लासेस जो है वो कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। तो कोचिंग जो है ऐप के माध्यम से आपको पूरा ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। ऑनलाइन क्लासेस जो है उसके बारे में कुछ जान लीजिए। तो ऑनलाइन जो क्लास आपको दिया जाएगा उसमें आपको 2-4 चीज बहुत ही बेसिक फैसिलिटी जो है वो मिलेगा। जैसे आपको लाइव लेक्चर कर ही सकते हो अटेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जो लाइव लेक्चर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रिकॉर्डेड हो जाएगा,
रिकॉर्डेड जो लाइव लेक्चर है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है, वो आपको मिल जाएगा विद इन 24 आवर्स। आपको ऐप पर जो वीडियो है अपलोड कर दिया जाता है। आप वहां से वीडियो को आप 10 बार चाहे देखना, 10 बार देखकर चीजों को काफी क्रिस्टल क्लियर तरीके से आप समझ सकते हैं। जो भी लाइव क्लासेस होते हैं उसी का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जो पीडीएफ नोट्स, जो भी सब्जेक्ट का क्लास चल रहा है उसका आपको नोट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल होगा, जहां से आप प्रॉपर तरीके से नोट्स जो है वो अवेल कर पाएंगे। आप उस नोट्स को बना लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका टेस्ट जो है दोनों एमसीक्यूज और आपका सब्जेक्टिव, ये दोनों तरीके का टेस्ट जो है आपको ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो आपको टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फैसिलिटी है जो आपको मिलेगा। आपको आपके जो भी क्लास होगा उसमें आप जाइए, स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको पूरा कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब में जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह आते रहते हैं टाइम टू टाइम, उसका सारा का सारा लिंक आपको उस ऐप में मिल जाएगा। तो ये जो भी कोचिंग में आपको इनरोल कैसे होना है, तो इस नंबर पर आप कॉल करके मिस्टर रवि कुमार वर्मा मिलेंगे, उनसे आप संपर्क करके कि सर हम किस तरह से जो ऑनलाइन कोर्स है उसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। अब हाँ, इस पूरे चीज के लिए आपको देना कितना पैसा होगा, तो देखिए बहुत ही रिजनेबल बोल लीजिए। कोचिंग जो है आपको 80% से डिस्काउंट दे दिया है। जहां आपको पहले बहुत ज्यादा फीस लगता था, 2000-3000 पर पेपर लग जाता था, अब आपको जो है ये मात्र आपको 399 रुपीज पर कोर्स, मतलब सिर्फ 399 रुपए में आप जो है कोर्स को अवेल कर पाओगे। काफी ज्यादा हेवी डिस्काउंट दिया गया है आपको। बहुत सारे बच्चे जो है ऑलरेडी इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। आपको 399 पर पेपर जो है आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप 399 पर पेपर में आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और जो अध्ययन का इतिहास है, हिस्ट्री है, तो देखिए अध्ययन जो है ये झारखंड का पहला इंस्टीट्यूट है, जब सबसे ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है। अप्रॉक्सीमेट 12 to 14 ईयर्स के आसपास इसको हो गया, ठीक है। 12-14 साल से हम लोग स्पीड में इसमें आपको जो भी फैकल्टी मिलेंगे, आपको 8 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स के एक्सपीरियंस वाले फैकल्टीज मिलेंगे। तो इतना एक्सपीरियंस फैकल्टीज से आप किसी भी तरह के कोर्स को पढ़ोगे, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल आपको फैकल्टी मिलते हैं, उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट जो फैकल्टी रहेंगे, एक्सपर्ट जो रहेंगे, वही आपको लेंगे। जैसे अगर फिजिक्स हो या मैथ हुआ, तो जो जिनको उस फिजिक्स या मैथ को पढ़ाने का 8 साल 10 साल का अनुभव है, वही फैकल्टी जो है आपको इस तरह के पेपर्स को कराते हैं। तो आपको एक एक्सपर्ट फैकल्टी की टीम मिलती है, आपको लाइव वीडियो लेक्चर मिलता है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलता है, आपको पीडीएफ नोट्स मिलता है, आपको टाइम टू टाइम एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। आप ये सॉफ्टवेयर पर होगा, आराम से इसको क्वेश्चंस भी अटेंड कीजिए आपको, और आपको तुरंत आपका रिजल्ट मालूम चल जाएगा, रैंक भी आपको मालूम चल जाएगा कि आपका रैंक आया है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको उसमें मिलेंगे, ठीक है, जिनका आपको आंसर लिखकर स्कैन करके आपको डालिएगा। ऐप पर ही सारा का सारा सुविधा मौजूद है, इसलिए आपको कहीं भी और इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्डेड लेक्चर से सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है उन बच्चों के लिए होता है जो रूरल एरियाज में रहते हैं। कई बार क्या होता है, क्लास का कुछ टाइम है, सपोज दैट मान लेते हैं क्लास 8 बजे चल रही है, 8 बजे AM से मान लेते हैं, उस 9 AM तक क्लास चला रही है। अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे का क्या हुआ, इस पर्टिकुलर टाइम में या तो कोई काम आ गया बहुत इंपॉर्टेंट, या नेटवर्क इशू क्रिएट हो गया, मतलब नेटवर्क नहीं रह रहा है या वीक नेटवर्क है, तो उस बच्चे को कुछ ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। वो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर तो एटलीस्ट सुन ही लेगा, बाकी तो फैसिलिटीज को ऐप में मिलेगा ही एज इट इज, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर जो विद इन 24 आवर्स आपको अपलोड हो जाता है, उस लेक्चर को आराम से सुन सकता है। लेक्चर को सुनने के बाद अगर उसको किसी भी तरह का डाउट हो रहा है, तो नेक्स्ट डे जो भी क्लास होगा उसमें वो लाइव आकर उसको पूछ सकता है, या उसमें बाकायदा आपको चैट बॉक्स सेक्शन दिया गया है, जहां टीचर के साथ आप 1 to 1 कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप हैं, हम हैं, बिल्कुल 1 to 1 कम्युनिकेट हो सकता है। तो चैट सेक्शन में आप 1 to 1 कम्युनिकेट कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी सूचना रहता है तो ऐप के अंदर नोटिस बोर्ड बना हुआ है, वहां पर आपको हर तरह का जो भी सूचना रहता है, हर तरह का जो भी सूचना रहेगा नोटिस बोर्ड में आपको मिल जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐप के अंदर आपको सारा चीज का फैसिलिटी दे दिया गया है, और ये सब कुछ आप मात्र 399 रुपीज में अवेल कर सकते हो पर कोर्स, ठीक है। तो सेकेंड सेमेस्टर गोइंग ऑन है, फोर्थ गोइंग ऑन है, और आपका 6th तो ऑलरेडी चल ही रहा है। तो जितने भी ब्रांच है उन सब के लिए क्लासेस जो है स्टार्ट है। तो ये था एक छोटा सा प्रमोशनल
आपको जो था इंफॉर्मेशन जो हमको देना था वो दे दिए। अब नेक्स्ट द पॉइंट हम लोग का जो पेपर है यार, दैट इज नेटवर्क थ्योरी। ओके, तो दिस पेपर इज एक्चुअली नेटवर्क थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी। देखिए इसके अंदर अगर हम लोग बात करें, पहला जो यूनिट है, ठीक है, फर्स्ट जो यूनिट है नेटवर्क थ्योरी के अंदर वो बेसिक्स है कि आपको नेटवर्क किसे कहते हैं, सर्किट किसे कहते हैं, वो सब बेसिक्स है। लेकिन आज हमको यहाँ पर बेसिक्स जो पहला चैप्टर है वो बताने के लिए नहीं आया, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी पढ़ने से पहले जो कुछ चीजों को जानना चाहिए, जो कि बेसिक जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पेपर था, ठीक है, इससे रिलेटेड है। क्योंकि होता क्या है समस्या, इसको अगर पढ़ाने जाए तो कुछ कॉन्सेप्ट है जो यहाँ से आएगा, और टाइम टू टाइम तो उसको जब आपका क्लासेस चलेगा तो जहाँ पर जो भी उसका कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा उसको वहाँ डील किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बेसिक्स चीज जो है जो आपको पता होना चाहिए, जिसका कि नेटवर्क थ्योरी में बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा। तो आज हम लोग कुछ ऐसे ही टॉपिक्स को क्या करेंगे, वार्म अप करेंगे, देखेंगे क्या है नेटवर्क थ्योरी के अंदर, उसका यूज भी है। लाइक अगर आप जैसे थ्योरम्स को अगर हम लोग देख लें तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप लोग केसीएल पढ़े, किरचॉफ्स करंट लॉ है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, आप उसके बाद सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़े, नॉर्टन थ्योरम पढ़े, थेवेनिन्स थ्योरम पढ़े। तो ये जितने भी आप थ्योरम पढ़े, ठीक है, इन थ्योरम्स का अगर लिमिटेशन आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कहाँ लगा सकते हो, तो दो तीन चीजें हैं जहां इसको आपको जानना चाहिए। जैसे कि अगर आपको थोड़ा सा एलिमेंट की जानकारी, एलिमेंट, तो एलिमेंट जो है हमारे पास बेसिकली वो दो तरह के हैं, ठीक है, यूनिलैटरल और बाइलैटरल। यूनिलैटरल एलिमेंट किसको बोलेंगे, बाइलैटरल एलिमेंट किसको बोलेंगे। तो देखो यूनिलैटरल जो एलिमेंट होता है जिसमें करंट जो होता है सिर्फ किसी एक डायरेक्शन में आपको फ्लो करने का परमिशन रहता है। लाइक जैसे कि आप डायोड देखो, ठीक है, तो डायोड के लिए सिंबल होता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो पेपर होगा उसमें आप देखे होंगे, उसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो करंट जो होता है, एनोड एक्चुअली पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो करंट कैन फ्लो ओनली फ्रॉम एनोड टू कैथोड। करंट सिर्फ और सिर्फ एनोड से कैथोड ही फ्लो कर सकता है, करंट कैथोड टू एनोड फ्लो नहीं कर सकता है। तो इस वजह से चूंकि करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस डिवाइस और दिस एलिमेंट इज द एग्जांपल ऑफ यूनिलैटरल एलिमेंट। What is unilateral element? Such an element in which current can flow only in one direction. ऐसा एलिमेंट जिसमें कि करंट सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, that element is actually the example of the unilateral element. Okay. अब अगर बाइलैटरल एलिमेंट का ऐसा नहीं कि यूनिलैटरल सिर्फ डायोड ही है, इसके अलावा थायरिस्टर भी है। थायरिस्टर इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द यूनिलैटरल एलिमेंट, दिस इज द सिंबल ऑफ द थायरिस्टर। तो थायरिस्टर भी आपको एनोड होता है, कैथोड होता है और एक आपको गेट टर्मिनल होता है। कैथोड थायरिस्टर, दिस इज कॉल्ड एज थायरिस्टर। थायरिस्टर इज आल्सो अ यूनिलैटरल डिवाइस। थायरिस्टर भी आपको एक ही तरह, एक ही डायरेक्शन में जो है आपको करंट को परमिट करता है। तो हमारे पास बहुत सारे डायोड है, पीएन डायोड इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द आपका यूनिलैटरल एलिमेंट। तो यूनिलैटरल एलिमेंट हम लोग समझ लीजिए जिसमें कि करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। अब आता है बाइलैटरल एलिमेंट। बाइलैटरल एलिमेंट उसको बोलते हैं जिसमें कि करंट दोनों डायरेक्शन में अलाउ रहता है। लाइक रेसिस्टर को, अगर हम रेसिस्टर को देखें, ठीक है, यह रेसिस्टर, तो इसके दो पॉइंट रहेंगे, दो लीड है, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, और ये रेसिस्टेंस का कुछ वैल्यू में मान लेते हैं आर है। तो इसको जब भी हम लोग सर्किट में लगाएंगे तो इस बात का चिंता, इस बात की फिक्र नहीं करते हैं कि ए शुड बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव होना चाहिए, ए पॉजिटिव भी रखिए या नेगेटिव रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब करंट कैन फ्लो फ्रॉम ए टू बी एज वेल एज फ्रॉम बी टू ए। करंट दोनों ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, ए से बी में फ्लो कर सकता है, बी से ए में फ्लो कर सकता है। इसके जैसा नहीं है कि आपको एनोड को ऑलवेज पॉजिटिव रखिएगा, कैथोड ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, देन ओनली अ करंट कैन फ्लो। ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। आप ए को
पॉजिटिव से कनेक्ट कीजिए बैटरी के या नेगेटिव से कनेक्ट कीजिए, व्हाटएवर बी द पोलैरिटी ऑफ दिस ए, करंट कैन फ्लो फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए एज वेल। दोनों ही तरफ से करंट क्या हो सकता है, फ्लो कर सकता है। तो दिस इज द बाइलेटरल एलिमेंट। इट मींस हाउ कैन वी डिफाइन द बाइलेटरल एलिमेंट? Such an element in which current can flow in both the direction। ऐसा एलिमेंट जिसमें करंट दोनों ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, that element is actually known as bilateral element। ओके, तो और भी एग्जांपल इसमें रेसिस्टर के अलावा इंडक्टर है, जैसे आपका ये इंडक्टर है, ये दिस इज द सिंबल ऑफ इंडक्टर। कैपेसिटर इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द bilateral element। तो R, L and C रेसिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज द एग्जांपल ऑफ द bilateral element। ओके, ये तो था आपका कुछ यूनिलैटरल बाइलेटरल। फिर आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे आप थ्योरम पढ़ते हैं तो जो भी आप थ्योरम पढ़े होंगे तो उसमें डेफिनेशन लिखता होगा बाइलेटरल एलिमेंट के लिए ही कोई भी थ्योरम जो है आपको वो फिक्स किया गया है, उसी में वो थ्योरम जो है अप्लाई कर सकते हैं बाइलेटरल एलिमेंट। उसी तरह से लीनियर और नॉन लीनियर ये भी एलिमेंट को क्लासिफाई करते हैं। एलिमेंट भी दो तरह से हो सकते हैं, लीनियर एलिमेंट एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। तो लीनियर एलिमेंट किसको बोलेंगे और नॉन लीनियर एलिमेंट किसको बोलेंगे, ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीनियर एलिमेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन। लीनियर एलिमेंट किसको बोलेंगे, लीनियर एलिमेंट। ठीक है, देखो लीनियर एलिमेंट जो है, जैसे लीनियर फंक्शन किसको बोलते हैं, तो लीनियर फंक्शन आप उस फंक्शन को बोल सकते हैं जो दो लॉज को फॉलो करता है। इन अ सिमिलर वे लीनियर एलिमेंट उन्हीं को बोलेंगे जो दो लॉज को फॉलो करेगा। कौन से दो लॉज? तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, एंड सेकेंड इज लॉ ऑफ होमोजेनिटी। ये दोनों लॉ को फॉलो करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर वाला किया, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन किया, लेकिन लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो नहीं कर रहा कोई एलिमेंट, तो इन दैट केस वो एलिमेंट लीनियर एलिमेंट नहीं कहलाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, लीनियर एलिमेंट होने के लिए दोनों के दोनों लॉ को फॉलो करना बेहद जरूरी है। दोनों में से कोई एक लॉ अगर फॉलो कर रहा है तो उसको लीनियर एलिमेंट नहीं बोलेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट कि लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या है और लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या है, वन बाय वन इस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन वेरी सिंपल। हम लोग क्या करते हैं, एक डब्बा ले लेते हैं ऐसा। ठीक है, अब ये जो डब्बा है ये एक तरह का सर्किट इसके अंदर फिट किया गया है, अंदर में एक सर्किट है, ये एक तरह का नेटवर्क है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, एक तरह का नेटवर्क है, सर्किट है। कैसा ये सर्किट होगा आई डोंट नो किस तरह का सर्किट है, लेकिन ये एक तरह का सर्किट है इस डब्बे के अंदर। और क्या हुआ, इसको एक इनपुट हम लोग कुछ सप्लाई किया, तो सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, वोल्टेज भी अप्लाई करते हैं, दैट इज अ सिग्नल। तो हम लोग यहाँ पर इसको एक सप्लाई दिए इनपुट में, ये इनपुट है, इनपुट में इसको एक सप्लाई दिए x1 एंड वी गेट द आउटपुट दैट इज y1। y1 इज द आउटपुट। ओके, तो किसी सर्किट में हमको इनपुट दिए, वो सर्किट हमको कुछ आउटपुट दिया। अब क्या किया, ये इनपुट जो यहाँ x1 दिए हैं इसको बदल दिया। ठीक है, अब हम इसको दूसरा तरह का इनपुट दे रहे हैं, लाइक हम लोग इसको इनपुट दिए x2, अब हम लोग इसको इनपुट क्या दे रहे हैं, x2 दे रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, आउटपुट में y2 मिल रहा है। मतलब ये जो नेटवर्क है, अगर इसको x2 सिग्नल आप दे रहे हैं एज ए इनपुट, x2 सिग्नल आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एज ए आउटपुट क्या मिल रहा है, y2 सिग्नल मिल रहा है। यही इसका मतलब हुआ। अब हम लोग थर्ड स्टेप में क्या किया, ये दोनों सिग्नल को आपस में मिला दिए। ठीक है, x1 प्लस x2 कर दिए,
हम लोग काफी आसानी से दो सिग्नल को ऐड कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीप्लेक्सर होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, दोनों सिग्नल एक तरफ से डालो, दूसरी तरफ से दोनों सिग्नल का सम होकर निकलेगा। तो x1 प्लस x2 जो है हम लोग ऐसा कर लिया, आपस में सिग्नल को मिला दिया, या फिर एडर सर्किट है, एडर सर्किट से आप ऐड ऑन कर सकते हैं। x1 प्लस x2 आप एडर सर्किट से ऐड कर लिए सिग्नल से, ठीक है। तो अब आपका ये इनपुट पर क्या हुआ, ये दोनों सिग्नल ऐड ऑन हो गए। आउटपुट पर जो है आपको क्या मिल जाएगा, y1 प्लस y2 अगर मिल जाए, अगर y1 प्लस y2 ये आउटपुट अगर आपको मिल जाए तो बोलेंगे दिस नेटवर्क और दिस सर्किट फॉलो द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। अगर यहां पर दोनों सिग्नल x1 प्लस x2 करने से यहां भी आउटपुट इन दोनों के बराबर, मतलब y1 प्लस y2 बराबर आता है, तो क्या बोलेंगे, दिस सर्किट एक्चुअली फॉलोज द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, अब समझे लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। उसी तरह से जो दूसरा लॉ है दैट इज लॉ ऑफ होमोजेनिटी। द सेकंड लॉ है दैट इज लॉ ऑफ होमोजेनिटी। देन व्हाट डू यू मीन बाय द लॉ ऑफ होमोजेनिटी। लॉ ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या है, अगर आप इनपुट को k टाइम्स बढ़ा दे रहे हैं, हम क्या किए, इनपुट में k टाइम्स इंक्रीज कर दिए, और ये जो भी सर्किट है अगर आउटपुट को भी k टाइम्स बढ़ा दे, अगर इनपुट k टाइम्स बढ़ने से आउटपुट भी k टाइम्स बढ़ जाएगा, देन क्या बोलेंगे, दिस सर्किट ओबेज द लॉ ऑफ होमोजेनिटी। तब ये लॉ ऑफ होमोजेनिटी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है या ओबे कर रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई एलिमेंट है जो इन दोनों लॉ को फॉलो करता है, देन दैट particular element is actually known as a linear element. ठीक है, and the example of the linear element is resistor, inductor and capacitor. These are the examples of the linear element. Okay, so what do you mean by the linear element? So those element which follows the law of superposition as well as the law of homogeneity is actually known as linear element, and the example of the linear element is R, L and C. Then what do you mean by the non-linear element? तब non-linear element किसको बोलेंगे, तो वो सारे एलिमेंट जो कि लॉ ऑफ सुपरपोजिशन या लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो नहीं करते हैं, दे आर एक्चुअली नोन एज नॉन-लीनियर एलिमेंट। जितने भी आपको डायोड वगैरह थैरिस्टर वगैरह मिलेगा ऑल आर द नॉन-लीनियर एलिमेंट। ठीक है, तो लीनियर एलिमेंट क्लियर हो गया, नॉन लीनियर एलिमेंट क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एक्टिव एंड द पैसिव एलिमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। एक्टिव और पैसिव एलिमेंट किसको बोलेंगे, देखिए एक्टिव एलिमेंट वो होता है जो सर्किट के अंदर पावर सप्लाई या इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने में कैपेबल होता है। कोई हम लोग सर्किट ड्रॉ किए लाइक दिस, अगर हम लोग एक सर्किट इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज अ वेरी सिंपल सर्किट, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऐसा सर्किट आप लोग देखे होंगे। ठीक है, हम इसको थोड़ा करंट सोर्स से बदल देते हैं। ठीक है, दिस इज अ करंट सोर्स, तो ये आपका एक वोल्टेज सोर्स है, मान लेते हैं वोल्टेज सोर्स V1 है, ये करंट सोर्स है, मान लेते हैं करंट सोर्स I1 है, ये एक रेजिस्टेंस R1 है, ये एक रेजिस्टेंस R2 है, ये एक रेजिस्टेंस R3 जैसा मान लीजिए। तो अगर इस पे बात करें तो ये जो वोल्टेज है इस सर्किट के अंदर पावर सप्लाई दे सकता है, ये करंट है ये भी इस सर्किट के अंदर पावर सप्लाई दे सकता है, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई दे सकता है। तो दीज टू एलिमेंट्स आर एक्चुअली नोन एज एक्टिव एलिमेंट। लेकिन अगर इन रेजिस्टर्स को देखें तो ये सर्किट में पावर सप्लाई नहीं दे सकता। अगर इनको हटा दें तो ये अपने दम पर सर्किट में कोई अगर कनेक्ट भी कर दे तो ये अपने दम पर सर्किट में किसी तरह का करंट फ्लो नहीं करवा सकता, कहीं से पावर सप्लाई नहीं दे सकता। दैट्स व्हाई दीज सर्किट्स, दीज एलिमेंट्स आर नोन एज पैसिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट को जो एग्जांपल है वो क्या है, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स है, इनको बोलेंगे एक्टिव एलिमेंट। दोज एलिमेंट्स व्हिच कैन supply or which have electrical supply या which can supply electrical energy into the circuit,
those elements which can supply electrical energy to the circuit is known as active element. एक बार फिर से हम बोल देते हैं, those element which can supply electrical energy to the circuit is actually known as active circuit, whereas passive elements are those elements which are not capable to supply the electrical energy into the circuit. ठीक है, पैसिव एलिमेंट वो होते हैं जो किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सर्किट में सप्लाई करने में कैपेबल नहीं होते। तो एक्टिव एलिमेंट का एग्जांपल तो ठीक है, इसका एग्जांपल तो हम लोग ले लिए वोल्टेज सोर्स है और करंट सोर्स है। इसका एग्जांपल क्या है, तो रेसिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, ये सारे एग्जांपल जो है वो पैसिव एलिमेंट के एग्जांपल होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत ये एलिमेंट्स जो है ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत ये एलिमेंट जो है वो क्लियर हुआ होगा। जो एक और जो आपको बेसिक फंडामेंटल जरूरत पड़ता है वो है आपको एसी के अंदर, ठीक है, फेजर अलजेब्रा जो आपको जरूरत पड़ेगा एसी के अंदर। क्या है, फेजर अलजेब्रा। तो फेजर अलजेब्रा जो है ये एक अच्छा खासा टॉपिक है। तो इसके अंदर जो हम लोग एक सबसे पहला जो चीज है वो इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय फेज। आप फेज से क्या समझते हो? काफी लोगों को पता ही रहता है फेज क्या है, तो टेक्निकल डेफिनेशन बाद में आदमी सीख ही जाता है। इन अ लेमन लैंग्वेज अगर बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय फेज, फेज से आप क्या समझते हो, पर्टिकुलर फेज कहते हैं किसको? तो देखो फेज अगर अपने को जानना है तो सिंपल सा चीज बताओ, दो अगर हमारा ऐसा कोई ट्रैक बना हुआ है जहां जो रनर लोग है वो दौड़ रहा है, ट्रैक पे दौड़ रहा है, कुछ लोग कुछ खिलाड़ी दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास ट्रैक पर क्या होता है, बहुत सारे खिलाड़ी 8, 10, 20 जितने खिलाड़ी दौड़ाते हैं। तो ट्रैक पे बेसिकली क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये जो रेस शुरू होता है कहीं जाके खत्म होगा तो एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से रेस शुरू हुआ और एंड पॉइंट पर रेस एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस बीच में अगर तुम खिलाड़ी को अगर हम नाम देते हैं, ए है, बी है, सी है, डी, ऐसे नाम देते हैं, तो अगर इस ट्रैक को कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, कुछ रिजल्ट बोल सकता है। जैसे बोल सकता, मान लीजिए ये ई है तो बोल सकता है कि जो ई है वो सबसे आगे है, जो ए है वो ई से पीछे है। ठीक है, ये बी और डी जो है ये दोनों एक साथ है, ऐसा कुछ जानकारी मिलता है। मतलब कौन खिलाड़ी के बीच में कितना डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन साथ में दौड़ रहा है, ये आप इसको देखकर ऑब्जर्व कर सकते हो। कुछ ऐसा ही ऑब्जर्वेशन फेज के अंदर भी होता है। अब फेज की अगर बात करें हम लोग तो फेज में भी एक तरह का रेस लगा है। ठीक है, लेकिन जैसे ट्रैक पर आप लोग सीधे दौड़ दे वैसा नहीं होता, ये एक सर्कल में रेस होता है। ऐसा एक सर्कल में रेस होगा और ये सर्कल को हम लोग 2 पाई रेडियन वाला सर्कल बोलते हैं। ठीक है, डिग्री में भी नाप सकते हैं, 360 डिग्री आएगा, रेडियन नापेंगे तो हमारा 2 पाई रेडियन आएगा। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ क्वांटिटी वो रेस लगा रहा है। ठीक है, इसके सेंटर से अगर हम बात करें तो कुछ क्वांटिटी जो है रेस लगा रहा है। तो देखो सिर्फ 2 ही तरह के क्वांटिटी जो है रेस लगाई है, सिर्फ 2 तरह का। ठीक है, एक वोल्टेज बिरादरी रहता है और एक करंट बिरादरी रहता है। तो बिरादरी पूरा एक कैटेगरी, वोल्टेज वाला एक कैटेगरी हो सकता है, एक करंट वाला कैटेगरी हो सकता है। ठीक है, तो वोल्टेज वाला कैटेगरी रहेगा तो अगर हम लोग मान लेते हैं वोल्टेज कैटेगरी से एक ही, ठीक है, अकेले पूरा वोल्टेज समाज से एक ही वोल्टेज है, दैट इज V1 और कोई वोल्टेज नहीं है। ठीक, तो चूंकि एक ही क्वांटिटी है, वोल्टेज बिरादरी से कितने क्वांटिटी है, सिर्फ एक। करंट बिरादरी से भी कितने क्वांटिटी आया, सिर्फ एक। वोल्टेज बिरादरी से एक क्वांटिटी आया, करंट बिरादरी से एक क्वांटिटी आया। तो ये जो हम लोग लिए, ठीक है, एक एक क्वांटिटी, तो सिंगल फेज कहलाएगा। तो सिंगल फेज सिस्टम में क्या होगा, इस बिरादरी से हमारा एक एक क्वांटिटी लिए, मतलब एक वोल्टेज ले लिए और एक करंट ले लिए। ठीक है, लेवल में बता रहे हैं।
बस सिंगल फेज उसको बोलेंगे जिसके अंदर सिर्फ एक ही वाइंडिंग रहेगा, जो जनरेटर है या मोटर जो आप यूज कर रहे हो उस पावर को, तो उसके अंदर सिंगल फेज वाइंडिंग रहेगा, तो सिंगल फेज वो कहलाता है। ठीक है, उतना हम लोग अभी टेक्निकली नहीं जाए, उतना टेक्निकल धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ठीक है, फॉर टाइम बिंग स्टार्टिंग के लिए बस ये समझो कि वोल्टेज बिरादरी से हम लोग एक लिए और एक हम लोग करंट बिरादरी से ले लिए, तो एक एक क्वांटिटी हो गया। तो ये जो है मेरा चूंकि एक एक हुआ तो सिंगल फेज कहला गया। ठीक है, अगर हम लोग दो ले लेते वोल्टेज बिरादरी से और दो करंट बिरादरी से भी लेते, ठीक है, तो चूंकि वोल्टेज बिरादरी से कितने हो गए दो, तो ये हो जाता है टू फेज सिस्टम हो जाता है। फेज को 2-5 लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं फेज को शॉर्ट में, तो ये मेरा टू फेज सिस्टम हो जाता है। अगर हम लोग तीन ले लेते तो थ्री फेज सिस्टम, तीन को वोल्टेज आ जाता है, तो थ्री फेज सिस्टम है, तीन को वोल्टेज इधर तीन को करंट भी रहता है, तो तीन वोल्टेज तीन करंट मेरा थ्री फेज सिस्टम कहलाता है। तो इट मींस ये सारे जो क्वांटिटी है ये इस सर्कल में क्या कर रहे हैं, रेस लगा रहे हैं। तो समझने में आसानी हो इसलिए हम सिर्फ सिंगल फेज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक वोल्टेज है और एक करंट है और ये 2 पाई रेडियन का सर्कल है, और एक हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, तो हम लोग एक एंड पॉइंट को डिसाइड कर रहे हैं, तो हम लाल मार्कर से यहाँ कोई एंड पॉइंट बना दिया। अब ये दोनों के बीच में इसमें रेस हो रहा है, तो सिर्फ 3 केस पॉसिबल है। ये दोनों एक साथ दौड़े, मतलब कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, तो जब दोनों एक साथ दौड़ेगा when V1 and I1, जब V1 and I1 are together, जब ये एक साथ है तब इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेम फेज। मतलब इस रेस में अगर ये यहां से स्टार्ट कर रहा है और ये एंड पॉइंट है, तो दोनों चला तो दोनों एक साथ यहां पहुंचेगा, तो बोलेंगे सेम फेज में। सेम फेज में मतलब यही वोल्टेज है और यहीं पर हमारा करंट भी है। ठीक है, यहीं पर हमारा करंट भी है। तो जब सेम फेज रहता है तो दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितना डिग्री का है, फेज के अंदर जो अंतर है, डिफरेंस नापा जाता है दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मेजर करेंगे एंगल के फॉर्म में, तो 0 डिग्री आएगा। ठीक है, तो सेम फेज में फेज एंगल कितना हो जाता है, सेम फेज के अंदर अगर हम लोग फेज एंगल देखेंगे तो वो हमारा 0 डिग्री मिलता है। ठीक है, जो दूसरा पॉसिबल केस हो सकता है, जो दूसरा पॉसिबल केस हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि अगर ऐसा हो जाए कि ये जो रेस है यहां से यहां पहुंचना है, ठीक है, तो मेरा करंट जो है ये ऐसा होता है, दिस इज आवर करंट। ठीक है, अब ये इधर दौड़ रहा है, दोनों इधर से दौड़ रहा है, वोल्टेज और करंट दोनों इस तरफ से दौड़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस रेड पॉइंट पे पहले कौन पहुंचेगा, तो पहले करंट I1 पहुंचेगा, पहले ये पहुंचेगा, उसके थोड़े देर के बाद V1 पहुंचेगा। तो I1 जो है वो V1 से क्या है, आगे। I1 जो है वो V1 से क्या है, आगे है। कितना डिग्री से आगे है, कितना, इसको हम लोग एंगल नापे तो मान लेते हैं थीटा डिग्री से आगे, कुछ भी हो सकता है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, तो जितना भी डिग्री से आगे तो थीटा मान लेते हैं। तो I1 जो है वो V1 से आगे है, तो हम लोग आगे वाले को क्या लिखते हैं, लीड। तो I1 क्या किया, I1 लीड्स V1, I1 लीड्स V1, I1 जो है V1 से को लीड कर रहा है, आगे है I1 जो है V1 से, तो I1 लीड्स V1 कितना डिग्री एंगल से, तो बाय एन एंगल थीटा डिग्री। थीटा डिग्री एंगल से क्या है, आगे है। ठीक, अब एक और केस भी हो सकता है, और वो केस है कि ये जो I1 है ये आगे नहीं होके पीछे हो, ये जो I1 है ये आगे नहीं होके क्या हो, पीछे हो, ऐसा। तो ये दोनों अगर दौड़े इस तरफ में, तो ये एंगल कितना डिग्री है, थीटा मान लेते हैं। तो ये दोनों अगर दौड़े तो इस लाल निशान पे पहले कौन पहुंचेगा, तो पहले V1 पहुंचेगा, और I1 क्या है, पीछे, किससे, V1 से। ठीक है, तो स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हैं, I1 जो है वो पीछे, पीछे मतलब लैग्स, अंग्रेजी उसको लैग बोलेंगे, तो I1 लैग्स V1 बाय एन एंगल
V1 से क्या है, पीछे है, कितना डिग्री एंगल से, थीटा डिग्री एंगल से, ठीक है। तो ये तीन ही केस इस सर्कल में भी दौड़ेंगे तो ये तीन ही केस पॉसिबल होता है। अब ये जो एंगल लिया जाता है, तो एंगल दो तरीके से नाप सकते हैं। एक मेरा ये I1 अभी यहाँ पर है, तो हम एंगल ये ऐसे नाप सकते हैं, या फिर एंगल को हम चाहें तो इस तरह से भी नाप सकते हैं। दो तरीका है। तो एक V1 से हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये बड़ा वाला एंगल मिलेगा। एक V1 से चलेंगे क्लॉकवाइज, तो ये छोटा वाला एंगल मिलेगा। V1 रेफरेंस से मान लेते हैं, तो ये छोटा वाला एंगल मिलेगा। तो देखो, जब भी आप एंगल मेजर किया था, किसी ना किसी रेफरेंस क्वांटिटी से मेजर करेंगे, तो जनरली वोल्टेज रेफरेंस क्वांटिटी मानेंगे। और एंगल जो है हमेशा जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला ही लेंगे, शॉर्टेस्ट एंगल। तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, तो ये ब्लैक से जो बनाया है थीटा, ये लंबा है, इसलिए इसको नहीं लिया जाता है, ठीक है, इसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जो V1 से I1 का एंगल मेजर किए, ये किस डायरेक्शन में मेजर किए हम लोग, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो लैग का जब भी केस दिखेगा, तो वो कहीं पर भी लैग का केस दिखेगा, तो ये जो थीटा मेजर किया जाता है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थीटा। उसी तरह से जब भी लीड का रहेगा, जब भी ऐसा मान लेते हैं ये I1 है यहाँ और ये V1 से मेजर कर रहे हैं, तो ये कैसा एंगल बन रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी मेजरमेंट होगा तो वो लीड होगा। तो लीड वाला एंगल किसमें मेजर किया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो लीड वाला में हम लोग एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, जबकि लैग वाले में एंगल हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फेज। फेज एक्चुअली किसको बोलते हैं, तो फेज जो होता है ये 2 पाई रेडियन में जो सर्कल, 2 पाई रेडियन का जो सर्कल होता है, उसमें किसी भी क्वांटिटी का ये फेज डिस्प्लेसमेंट बताता है, किसी क्वांटिटी का पोजीशन बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है, उसको हम लोग फेज बोलेंगे, ठीक है। तो फेज ऐसा 3 तरह के हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये सारा चीज क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आज बेसिक्स के लिए इतना मिलते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगा, नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें इससे आगे का चीज जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वंस अगेन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी जो वीडियो है वो जब अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।